हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले कुछ वीडियो हम ला चुके हैं। अगर आप सभी ने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और हर एक प्रश्न को नोट करते जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी की जितने टॉप क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से आपकी परीक्षा में बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आने की पूरी संभावना है। तो देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो स्थल पर सबसे पहले उगने वाले अगर पौधों की बात करें तो वो कौन से पौधे आते हैं? वह आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, या ब्रायोफाइट्स को या ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, तो वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे मोसेस हो गया, हार्नवर्ट हो गया, लिवर वर्ट हो गया। यह होते हैं यह संसार के हर भूभाग पर पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। वैज्ञानिक प्रायः इस एक मत पर ही हैं कि यह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा। इस मत की पूरी तरह पुष्टि किसी फॉसिल से नहीं हो सकी है। पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरोडोफाइटा के बीच में आता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ब्रायोफाइटा के बारे में। आवृत बीजी की बात करें तो ऐसे पौधे होते हैं, इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, और इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री पौधे होते हैं और दूसरे द्विबीजपत्री होते हैं। ये उम्मीद है कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अनावृत बीजी की बात करें, आवृत बीजी को अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्म, और अनावृत बीजी को बोलते हैं अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या होता है? इनके पौधे जो होते हैं वृक्ष, झाड़ियां या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी जो मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें अगर बात करें तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो होता है सिकोया सेम्परविरेंस, इसी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अनावृत बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 120 मीटर होता है। 120 मीटर होता है। कौन? सिकोया सेम्परविरेंस। और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे छोटा जो होता है अनावृत बीजी जिसे बोलते हैं, या फिर नग्न बीजी जिसे बोलते हैं, इसका जो सबसे छोटा पौधा होता है जैमिया पिग्मिया होता है। तो उम्मीद है इस सब चीज आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। पपीते में पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो पहले मैं पपीते के बारे में आप सभी को बता दूं कि पपीता का जो वैज्ञानिक नाम है वह कैरिका पपाया होता है। तो कैरिका पपाया होता है। तो कैरिका से जैसे ही आपको यहाँ पे दिख गया, तो पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो कैरिका जैंथिन के कारण होते हैं। कैरिका जैंथिन के कारण होते हैं, क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पपीता का, क्या होता है? कैरिका होता है। कैरिका जैंथिन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है पपीता की, वह कौन सी होती है? केरिकेसी होती है। केरिकेसी क्या होती है? केरिकेसी फैमिली के होते हैं ये पपीता। और इसका औषधि उपयोग बहुत होता है। पपीता स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, सहज पाचन योग्य है। पपीता भूख और शक्ति बढ़ाता है। यह प्लीहा यकृत को रोग मुक्त रखता है। पीलिया जैसे रोगों से मुक्ति देता है। एक चीज और आप सभी को बता देते हैं, इस चीज को आप लोग जान जाइएगा। ये जो पपैन दिया हुआ है, यहाँ पे पपैन जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसके कच्चे फलों से जो पपीता होता है, पपीता के कच्चे फलों से दूध भी निकाला जाता है, जिसे पपैन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? पपैन जो होता है पपीते के कच्चे फल के दूध से तैयार किया जाता है। पपैन से पाचन संबंधी औषधियां बनाई जाती हैं। अतः इसे पक्के फल का सेवन उदर विकार में लाभदायक होता है। तो पपैन क्या होता है आप सभी समझ गए होंगे, पपीते के कच्चे फल के दूध से बनाया जाता है।
अब बात करें, अगर हम लाइकोपेन की बात करें तो यह डैमेज सेल को रोकता है। कौन रोकता है? लाइकोपेन जो होता है डैमेज सेल को रोकता है और हेल्दी सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों और मूत्राशय की गंभीर बीमारी और HVP से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के खिलाफ भी सुरक्षा देता है, जो गर्भाशय कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसके लिए जिम्मेदार होता है? गर्भाशय कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो उम्मीद है यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं, अगर कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है कैरट यानी कि गाजर होता है। 1 ग्राम गाजर में 83 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है। तो गाजर में जो हल्का पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण ही होता है। उम्मीद है ये सब चीजें आप सभी नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में यह यकृत और प्लीहा दोनों में भी होता है। भ्रूणावस्था में ऐसा होता है और प्लीहा को जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान भी कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो वयस्क की अगर हम बात करें तो 206 होती है, लेकिन अगर यही शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 270 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में यही हड्डियां 350 होती हैं और एक वयस्क मनुष्य में यह कितनी हो जाती है? 206 हड्डियां हो जाती हैं। उम्मीद है ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। तो लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली जो संरचना है वह होता है साइफला। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो वनाच्छादित क्षेत्र जो होना चाहिए 67% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसका प्रतिजैविक उत्पन्न करता है? तो पेनिसिलिन के बारे में आप सभी को बता दें, पेनिसिलिन एक ऐसे एंटीबायोटिक का उदाहरण है जिनका उत्पादन नीले रंग की एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न जीवाणु जन्य संक्रमणों का उपचार करने और रोकथाम करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे पूछा गया है किसका प्रतिजैविक उत्पन्न करता है? तो करता है पी नोटैटम का। पी नोटैटम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो उसका उपयोग होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है किसमें? दूध से दही बनने में। अब एनाबेना की अगर बात करें तो एनाबेना जो होता है, एनाबेना फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है जो प्लवक के रूप में मौजूद है। वे नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं और वे कुछ पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जैसे कि मच्छर फर्न। उम्मीद है एनाबेना के बारे में भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटोकोकस के बारे में। स्ट्रेटोकोकस के बारे में बात करें तो स्ट्रेटोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकस या गोलाकार बैक्टीरिया का एक जीनस है जो स्ट्रेटोकोकसी परिवार से संबंधित है। लैक्टोबैसिलस के क्रम में फाइलम बैसिलोटा और स्ट्रेटोकोकी में कोशिका विभाजन एक अक्ष के साथ होता है, इसलिए जैसे जैसे वे बढ़ते हैं वे जोड़े या जंजीर बनाते हैं जो मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि विषाणु जनित रोग में जो आता है फ्लू भी आता है, पोलियो भी आता है और एड्स भी आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में कौन गुण से सूत्र बनते हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं, ऐसा प्रश्न का कहना है। तो स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं? XX होते हैं, 44 प्लस XX होते हैं। पुरुष में जो होते हैं 44 प्लस XY होते हैं, जो 46 होते हैं गुणसूत्र। वह यहाँ पे ये
कट जाएगा, यहाँ पे से नहीं होगा, यहाँ पे कौन गुणसूत्र होंगे ऐसा पूछा गया है। तो पुरुष में स्त्री की बात की गई है, स्त्री में जो होते हैं 44XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में जो होता है 44 + XY गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय के निकटस्थ भाग होता है, तो कैसा भाग होता है? वायु कोष्ठिका होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आपको फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब के बारे में आपको बता दें, गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों ओर से निकलती है और दोनों तरफ कूल्हे की हड्डियों तक जाती है। इनकी लंबाई लगभग 10 सेमी और मोटाई लगभग आधा सेमी तक लंबी होती है। दोनों ओर इनका आकार एक कीप की तरह होता है। एक कीप का अंतिम छोर लंबी लंबी उंगलियों की तरह होता है, जिसको तंत्रिकाएं कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो होता है डिंब ग्रंथियों से निकले अंडे को घेरना, उसे वाहिनियों में भेजना होता है। यह नलियां मांसपेशियों से बनी तथा इसके अंदर की दीवार एक झिल्ली की बनी होती है, जिसको म्यूकस झिल्ली कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, म्यूकस झिल्ली कहते हैं। डिंब ग्रंथियों को पकड़े अंडे वाहिनियों के आगे के भाग में जाकर रुकते हैं, जहां ये पुरुष के शुक्राणु के साथ मिलकर एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। स्त्री जनन अंग में इस संरचना को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के चारों तरफ एक खास परत उत्पन्न होती है। उम्मीद है ये सब चीजें आप सभी नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होते हैं? तो नील हरित शैवाल के बारे में आपको बता दें, नील हरित काई भी इसको कहा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण करके धान के फसल में आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन पूर्ति करता है। यह जैविक खाद नाइट्रोजन धारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है, जो धान के फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में नील हरित शैवाल या नील हरित काई के अवशेष से बने केंद्रीय खाद के द्वारा उसकी गुणवत्ता व उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होता है। तो कौन से खेत के लिए पूछा है? तो अभी हमने आपको बताया कि धान के खेत अर्थात चावल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही होगा। प्रतिजैवी है, प्रतिजैविक की बात की गई है, तो प्रतिजैविक को जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटीबायोटिक, एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह है, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। किसका होता है? तो प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक क्या होती है? औषधियां होती हैं, एक औषधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह है जीवाणु। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आपको बता दें, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वह होता है पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि से होता है। इसमें क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन जो होता है इसको STH हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। STH नोट कर लीजिएगा, STH हार्मोन जो होता है वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि से ही ऐसे कई हार्मोन निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। और थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि जिसे अवट्टू ग्रंथि भी कहते हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें थायरॉक्सिन और एक आता है ट्रायोडोथायरोनिन, ये निकलते हैं। इसमें जो आयोडीन मात्रा अधिक रहता है, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। उम्मीद है ये सब चीजें नोट कर लिए होंगे आप। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है वह कौन सी ग्रंथि होती है? आप सभी को बता दें, वह होती है पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन जो होती है इसका मुख्य काम क्या होता है? इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लैक्टोजेनिक। इसमें क्या होता है कि दूध को निकालने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है, तो व्यावसायिक रूप से विकसित जो प्रथम जैव कीटनाशी है उसके बारे में आपको बता देंगे, बैसिलस थुरिजिएंसिस। बैसिलस थुरिजिएंसिस के द्वारा स्पोरिन का निर्माण होता है, जो एक विषयुक्त प्रोटीन है जिसका उपयोग 1938 में इसको स्पोरिन का नाम दिया गया था। 1938 में इसको स्पोरिन का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि स्पोरिन का निर्माण किससे हुआ था तो आप बताएंगे बैसिलस थुरिजिएंसिस, जो कि एक जैव कीटनाशक है, और स्पोरिन एक विषयुक्त प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो आपको बता दें कि जो पाचन होती है मनुष्य का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थिर लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड, जिसे स्टार्च कहते हैं, स्टार्च। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब देखिएगा, स्टार्च जिसे मंड हिंदी में कहा जाता है को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये होते हैं जो हमारे स्टार्च के जो काम होते हैं। स्टार्च क्या होता है? टाइलिन जो होता है, टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को यानी स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। उम्मीद है ये सब चीज आप नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत के तेल में जो प्रचुरता होती है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।